है। विरोधी दलों द्वारा इस बिल को पास करवाने के बारे में अड़ंग अपनाना उनकी नियत पर सवालिया निशान लगाता है, जबकि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है। बनने वाली बात है, किसानों के मामले में सरकार पूरी तरह असफल रही है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आज के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जब देश का अन्नदाता ही दुखी है तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि वह हर मोर्चे पर सफल रही है। थैंक यू मैम। कानून मंत्री 3 तलाक के बारे में विरोधी दलों द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं, सरकार को उसका निर्णय करना ये सही है। देखिए, 3 तलाक के बिल के बारे में विरोधी दलों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं वे वोट बैंक से संबंधित है। दरअसल विरोधी दल 3 तलाक का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि उन्होंने इस बिल को पास करवाने में सरकार का सहयोग किया तो मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसक जाएगा। मेरा मानना है कि 3 तलाक किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के न्याय, समानता और गरिमा का मुद्दा है। अतः मैं विपक्ष में बैठे सभी साथियों से अपील करूंगा कि वे इस सुधारवादी कार्य में सरकार का सहयोग करें। कुर्सी को ले अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, अपने स्कूल के बच्चों की तरफ से, अपनी युवा संसद की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप इनका हौसला बहुत बढ़ाओगे और आपकी गाइडेंस के अंदर और भी आगे ये इम्प्रूवमेंट जितनी होगी उतनी करेंगे। माननीय सभासदों, अध्यक्ष महोदय, महाशिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ या प्रतिज्ञान करवाई जाए ताकि वे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर सके। जी अध्यक्ष महोदय, कुमारी आंचल जो हरियाणा के अंबाला संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य चुनी गई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं आंचल जो अंबाला संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Congratulations.
गई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण। I, Muskan, having been elected a member of Youth Parliament from Karnal Parliament constituency, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Congratulations. माननीय सभासदों, आपको यह जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे सदन की कार्यवाही को देखने के लिए नेपाली संसद के अध्यक्ष तथा वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके यहाँ पधारने पर मैं पूरे सदन की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे सदन की शोभा बढ़ाई। अब मैं आपसे इनका परिचय करवाती हूँ। कुमारी गिरिजा बोजाला, कुमारी बाला पुष्पिका, श्री आदिशंकर। माननीय सभासदों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 6 अगस्त 2019 को पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आकस्मिक निधन हो गया। सुषमा जी का अचानक हमारे बीच से चले जाना भारतीय राजनीति में शून्य पैदा होने के समान है। मात्र 25 वर्ष की आयु में मंत्री पद संभालने वाली सुषमा जी बहुत ही नेक, सौम्य स्वभाव वाली तथा दूरदर्शी राजनेता थी, जिन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अनुकरणीय योगदान दिया है। विदेश मंत्री के नाते उन्हें जब भी किसी भारतीय नागरिक अथवा NRI की तकलीफ के बारे में कोई भी जानकारी मिलती थी तो मैं उसका समाधान करने के लिए हर कदम उठाती थी। ऐसी होनहार, संवेदनशील और जनता की सेवा में लगी रहने वाली नेता हमारे बीच से चली गई है। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। वे एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। पूरे देश के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगी। उनके दुखद निधन पर मैं इस सदन में अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा इस सदन की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों को संकट की इस घड़ी से उबारने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सुषमा स्वराज जी की आकस्मिक मृत्यु से हमने एक उच्च कोटि की नेता, एक सच्ची समाज सेविका तथा एक नेक, सौम्य स्वभाव वाली सांसद साथी को खो दिया है। उन्हें देश की सबसे कम उम्र की मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री होने का गौरव हासिल है। उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वे उस प्रदेश से ताल्लुक रखती थी जहां बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। उन्होंने ऐसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं
जो दूसरों के बारे में न सोचकर दूसरों के दुख दर्दों की ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन श्रीमती सुषमा स्वराज जी उन्हीं लोगों में से एक थी। मानवता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। समाज के हर वर्ग की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी, इसलिए मैं सभी में लोकप्रिय थी। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक मैं चुनाव लड़ती रही तब तक मैं कभी नहीं हारी। मैं अच्छी वक्ता भी थी। सदन में जब भी बोलती थी दृढ़ता से बोलती थी और हर कोई उनकी बोलने की शैली का कायल था। उनका अभाव इस सदन में हमेशा खलता रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर दुखी हूँ। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा दुख की इन घड़ियों में उनके दुखी परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच नहीं है। उनका अचानक यूं चले जाना भरी दोपहरी में अंधेरे का एहसास कराता है। उनके चले जाने से एक अच्छी इंसान तथा एक सच्ची समाज सेविका की जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने अच्छे कामों के ऐसे निशान पीछे छोड़ गई हैं जो आने वाली भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती थी और न ही किसी को आहत कर सकती थी। उन्होंने कभी किसी के लिए कटु वचनों का प्रयोग नहीं किया। यदि कोई उनसे कटु वचन बोल भी दे रहा था तो उसका भी शालीन और भद्र उत्तर देती थी। भद्रता एक बहुत दुर्लभ गुण है। बड़ा बनना आसान है लेकिन भद्र होना बड़ा कठिन। सुषमा जी ऐसी आकाशगंगा थी जो बहुत ऊंचाई से भी सामान्य जल को शीतल सुखद आत्मीय का एहसास कराती थी। मैं एक मिलनसार और सहनशील स्वभाव की इंसान थी। सबको साथ लेकर चलना भी उनकी एक खास विशेषता थी। इसलिए अपने विदेश मंत्री के काल में मैं प्रतिपक्ष को भी उतना ही महत्व देती थी जितना कि सत्ता पक्ष को। सबकी बात सुनना भी उनकी एक खास विशेषता थी। उनके निधन से हमने एक ईमानदार, संवेदनशील और क्रमिक साथी को खो दिया है। मैं संपूर्ण विपक्ष की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। संकट की इस घड़ी में पूरा विपक्ष दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट की मौन प्रार्थना करें। कृपया बैठिए। महाशिव जी, शोकाकुल परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय करवाती हूँ। कुमारी सुलेखा, गृह राज्य मंत्री। श्री दीपक कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री। कुमारी तन्नू, शहरी विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अयोध्या में चल रहे राम मंदिर विवाद की ओर दिलाना चाहती हूँ, जिसका नोटिस मैंने आज ही आप कार्यालय में दे दिया है। आपके नोटिस के अलावा ध्यानाकर्षण का एक और नोटिस प्राप्त हुआ है। प्रश्नकाल के बाद दोनों सदस्यों को अपना प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया जाएगा। आज की कार्यवाही में इन दोनों नोटिस के अलावा किसी और को प्रश्न करने की अनुमति नहीं होगी। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महाशिव जी, प्रश्नकाल से संबंधित संपूर्ण विवरण सम्मानित सदस्यों के पटल पर प्रस्तुत करवाया जाए।
प्रश्न संख्या 213 कुमारी मुस्कान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि देश में आज भी 21,000 बालिका विद्यालयों और 29,000 बालक विद्यालयों में शौचालय नहीं है? यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है? उन राज्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां ऐसे शौचालयों की संख्या सबसे अधिक और सबसे कम है? क्या सरकार ने राज्य सरकारों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे शौचालयों का निर्माण करने के लिए कहा है? यदि हाँ, तो आज की तिथि अनुसार इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है? माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली यानी यूडाइस के वर्ष 2017-18 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी 31,799 यानी 2.91% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। इसी प्रकार 58,035 यानी 5.31% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। इस बारे में उन राज्यों का राज्यवार ब्यौरा जहां ऐसे शौचालयों की संख्या सबसे अधिक और सबसे कम है की सूचना संलग्न कर दी गई है और सदस्य को उपलब्ध करवा दी गई है। भाग ग और घ के बारे में मेरा उत्तर है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 साल के अंदर अंदर सभी स्कूलों को अधिनियम में दिए गए सभी मानकों और मापदंडों को पूरा करना होगा। यदि कोई विद्यालय इन नियमों और मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान का पालन करें। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की गई है जिसका नाम समग्र शिक्षा योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधा में वृद्धि और सर्जन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। योजना में सभी सरकारी स्कूलों के लिए विद्यार्थियों के अनुसार 1 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि का कम से कम 10% स्वच्छता गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 131 करोड़ रुपए की राशि स्कूल शौचालय के निर्माण पर खर्च करने के लिए निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 214 कुमारी डेजी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि AN-32 विमान हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लापता हो गया था? यदि हाँ, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा दें। विमान के लापता होने के क्या कारण थे? विमान में चालक दल सहित सवार व्यक्तियों की संख्या कितनी है? क्या उक्त विमान का पता लगा लिया गया है? यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा दें। बचाव कार्य में लगाए गए विशेष दस्तों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण रहे? क्या यह सच है कि AN-32 सीरीज के विमान लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं? यदि हाँ, तो पिछले 4 वर्षों के दौरान घटित हुई घटनाओं का ब्यौरा दें। क्या सरकार ने इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से उन्नयन करने की अथवा चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? माननीय रक्षा मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 3 जुलाई 2019 को भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के अरुणाचल प्रदेश में लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस समय यह विमान मेचुका में छोटी उड़ान पर था। विमान में 6 कर्मी दल सदस्य तथा 7 यात्रियों सहित कुल 13 व्यक्ति सवार थे। प्रश्न के भाग ख के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि 11 जुलाई 2019 को भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के अरुणाचल प्रदेश के लिपो के 16 किलोमीटर के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे होने का पता लगा था। इसके लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों को तलाशी तथा बचाव कार्यों में लगाया गया था। अध्यक्ष महोदय, AN-32 विमान भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े का प्रमुख विमान है। पिछले 4 वर्षों में दिनांक 3 जुलाई 2019 की विमान दुर्घटना को छोड़कर केवल एक ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो दिनांक 22 जुलाई 2016 को बंगाल की खाड़ी में हुआ था। जहां तक भारतीय वायुसेना से AN-32 विमान को हटाए जाने का प्रश्न है, तो वर्तमान में AN-32 विमान को हटाए जाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इनका उपयोगी सेवा काल अभी बचा हुआ है। जहां तक विमानों को उन्नत बनाए जाने का प्रश्न है, तो बहुत सारे विमानों को उन्नत बनाया जा चुका है तथा शेष विमानों को चरणबद्ध तरीके से उन्नत बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 215 कुमारी सृष्टि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या हाल के वर्षों में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों से लूटपाट, बलात्कार, यात्रियों को नशे का सेवन कराना आदि अपराधों की घटनाओं में खतरनाक तरीके से बढ़ोतरी हुई है? यदि हाँ, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान घटित ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या कई रेलवे कर्मचारी तथा कुली भी इन अपराधों में लिप्त पाए गए हैं? यदि हाँ, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान घटित ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या रेल अपराधों से निपटने में रेलवे सुरक्षा बल RPF और राजकीय रेलवे पुलिस GRP के बीच तालमेल की कमी है? यदि हाँ, तो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में रेलों में डकैती की 1058 घटनाएं तथा बलात्कार की 58 घटनाएं हुई। वहीं वर्ष 2018 में रेलों में डकैती की 1472 घटनाएं तथा बलात्कार की 69 घटनाएं हुई। जहां तक रेलवे कर्मचारियों का इस प्रकार की घटनाओं में शामिल होने का प्रश्न है, तो 2-4 घटनाओं को छोड़कर ज्यादा मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। वर्ष 2017 में रेलों में चोरी डकैती की 2 घटनाओं में रेलवे कर्मचारी लिप्त पाए गए। वहीं वर्ष 2018 में रेलों में चोरी डकैती की 3 घटनाओं में रेलवे कर्मचारी लिप्त पाए गए। मान्यवर, रेलों पर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, अतः राज्य सरकार का विषय होने के कारण चलती रेलगाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, उनकी जांच करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेलवे पुलिस के जरिए तथा जिला पुलिस के जरिए करती है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कि क्या रेल अपराधों से निपटने में RPF और GRP के बीच तालमेल की कमी है, तो मैं अपने साथी सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनके बीच में तालमेल की कोई कमी नहीं है। उनमें सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उसे पुख्ता बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने रेलवे के सभी 9 जोनों में साइबर सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ये सभी जोन जांच पड़ताल में एक दूसरे की सहायता कर सके। प्रश्न संख्या 216 श्री नमन कुमार जी।
मैं आपकी अनुमति से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 तक सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं की कोई समीक्षा की है? यदि हाँ, तो किसानों की आय को दोगुना करने में बाधा पैदा करने वाली कमियां कौन सी हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? नई योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के जीवन की गुणवत्ता में किस हद तक सुधार हुआ है? किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की गई है? माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रश्न के भाग क व ख के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कृषि राज्य सूची का विषय है। अतः राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारें ही भावी योजनाएं तैयार करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। भारत सरकार तो केवल राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय सहायता ही प्रदान करती है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेकों योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन योजनाओं की समीक्षा समय समय पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और जो कमियां सामने आती हैं उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय भी किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों के जीवन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ये कार्ड किसानों को रियायती दरों पर कृषि ऋण प्रदान करते हैं। कार्ड जारी करने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस ली जाती थी, अब उसे माफ कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने रहन कृषि ऋण सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150% तक की वृद्धि की है। इसके अलावा देश भर के सभी किसानों की आय में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नई योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की जा रही है। इस निधि से सभी किसानों को 4 माह के भीतर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार उन्हें कुल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वे अपने कृषि संबंधी खर्चों को पूरा कर सकेंगे। वर्ष 2018-19 से इस योजना के लिए 12,646 करोड़ रुपए की राशि किसानों में वितरित की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च 2022 तक इस योजना के लिए 10,774 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रश्न संख्या 217 कुमारी नेहा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वर्ष 2014 से अब तक आतंकी हमलों के कारण जम्मू और कश्मीर में कितने सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं तथा कितने आतंकवादी मारे गए हैं और कितने जीवित पकड़े गए हैं? क्या गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि
सभी सुरक्षा कर्मी जिन्होंने आतंकी हमलों में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जाए। यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा प्रति परिवार कितनी राशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण सुरक्षा बल आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के ठोस प्रयासों के कारण वर्ष 2014 से जून 2019 तक 963 आतंकवादी मारे गए हैं। तथापि इन अभियानों में हमारे 413 सुरक्षा बलों के जवानों ने भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मान्यवर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रत्येक जवान जिसने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उसके निकट परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की गई है। जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तथा असम राइफल्स के जो जवान ड्यूटी पर शहीद होते हैं, उनके निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। पहले यह राशि 15 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब इसे सरकार ने 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ भारत के वीर निधि अध्यक्ष महोदय, भारत के वीर निधि एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। यह दान निकटतम संबंधियों के खाते में सीधे ऑनलाइन जमा हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत वर्तमान में भूतपूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा असम राइफल्स के जो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की आश्रितों की बालिकाओं को 3000 रुपए प्रति माह तथा बालकों को 2500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी महक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 218 अभी शेष है। मेरा प्रश्न माननीय विदेश मंत्री जी से है। महोदय, प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है। आपको कल प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। कुमारी महक जी, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या बांग्लादेशियों द्वारा देश में की जा रही गैर कानूनी घुसपैठ की कोई जानकारी है, और यदि हाँ, तो सरकार इस गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? माननीय गृह राज्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत के जिन जिन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, वहां से कमजोर चौकसी का फायदा उठाकर बहुत से बांग्लादेशी रोजगार की तलाश में गैर कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो यहां आकर हिंसात्मक घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। सरकार के पास इस बात के पक्के आंकड़े तो नहीं हैं कि इस समय कितने बांग्लादेशी गैर कानूनी ढंग से भारत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मोटे से अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग 2 लाख बांग्लादेशी गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। सरकार इन गैर कानूनी ढंग से रह रहे बांग्लादेशियों को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों ने पुलिस महानिदेशकों को कड़े आदेश दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने का प्रश्न है, तो सरकार ने इसके लिए सीमा पर कटीली तार लगाने का फैसला लिया है। यह कार्य
इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब शून्यकाल समाप्त होता है। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कुमारी प्रीति जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अयोध्या में चल रहे राम मंदिर विवाद की ओर दिलाना चाहती हूँ। मान्यवर दिल्ली में 27 जुलाई को संतों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम का मंदिर बनवाने के लिए सरकार से विशेष कानून बनवाने की मांग उठाई थी। क्या सरकार ऐसा कोई विशेष कानून बनाने जा रही है? माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या विवाद से संबंधित मामला देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर जो भी फैसला सुनाया जाएगा, सरकार उसी का पालन करेगी। अतः सरकार का इस विवाद को सुलझाने के लिए अलग से कोई विशेष कानून बनाने का कोई विचार नहीं है। श्री रमन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बाढ़ की आपदा से जूझ रहे असम की ओर दिलाना चाहता हूं। असम में बाढ़ की वजह से लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं तथा लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो धनराशि जारी की गई है वह काफी कम है। इतनी कम धनराशि से बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। केंद्र सरकार यह भेदभावपूर्ण रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि असम में इनकी पार्टी की सरकार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, असम में आई बाढ़ को हमारी सरकार द्वारा गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। असम के अलावा देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है। असम को बाढ़ से निपटने के लिए जो धनराशि जारी की गई है वह अग्रिम सहायता है। बाढ़ में हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक टीम भेजी गई है। इस टीम द्वारा जितने नुकसान का अनुमान लगाया जाएगा, राज्य सरकार को उतनी राशि जारी कर दी जाएगी। माननीय सभासदों, अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कुमारी अंजलि जी अपना प्रस्ताव पेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि कल जब मैं युवा संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी गाड़ी से आ रही थी तो यमुनानगर के कमानी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, जबकि मेरी गाड़ी पर वीआईपी का लेबल लगा हुआ था। मैंने उन्हें बताया भी कि मैं एक सांसद हूँ और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जा रही हूँ। उन्हें सभी जरूरी कागजात भी दिखाए, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 1 घंटे तक रोके रखा, जिसके कारण मैं सदन की कार्यवाही में लेट पहुंची। एक जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस वालों का इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है। एक जनप्रतिनिधि के साथ जब पुलिस वाले इस तरह पेश आते हैं तो आम जनता के साथ उनका क्या व्यवहार होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मामले की उचित जांच करके दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। क्या आपके सभी कागजात पूरे थे? जी हाँ अध्यक्ष महोदय। महाशिव जी, यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, अतः इसे विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय। अब विधायी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। माननीय कानून मंत्री जी विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 तलाक विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश करता हूँ। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सरकार इस बारे में मुस्लिम महिलाओं के हितों को देखते हुए इस बारे में पहले ही अध्यादेश जारी कर चुका है, लेकिन अब विधेयक के रूप में मैं इसे पास करवाना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि क्या माननीय कानून मंत्री जी को 3 तलाक विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?
जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः कानून मंत्री जी को अपना विधेयक पुनर्स्थापित करने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 तलाक विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करता हूँ। 3 तलाक देना गैर कानूनी है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है। 3 तलाक किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के न्याय, समानता और गरिमा का मुद्दा है। तलाक के बाद महिलाएं जिस दर से गुजरती हैं उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अतः यह विधेयक ऐसी महिलाओं के जख्मों पर मरहम का काम करेगा तथा बहुत सी महिलाओं को यातना से बचाएगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। अब उन पर पुरुषों की मनमानी और जुल्म नहीं चलेंगे। आज का दिन महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क 3 तलाक के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकालकर आपराधिक श्रेणी में डालना। ख तत्काल 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को रद्द करना और गैर कानूनी बनाना। ग यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से 3 तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा को अवैध माना जाएगा। घ यह कानून केवल तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक बोलने पर लागू होगा। यह संज्ञेय अपराध होगा, अर्थात पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकेगी, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या उसका कोई सगा संबंधी। ड बिल में 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ज पीड़ित महिला पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकेगी। 6 मैजिस्ट्रेट आरोपित को जमानत दे सकता है, लेकिन जमानत तभी मिलेगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। दिनांक 7 नवंबर 2019। अब सदन 3 तलाक विधेयक 2019 पर विचार करेगा। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि 3 तलाक विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि 3 तलाक विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। इसलिए विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। श्री रमन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का आपने मुझे समय दिया। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यह बिल मुस्लिम घरों को तोड़ने की कोशिश है तथा बर्बादी की ओर बढ़ाने वाला बिल है। यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सत्तारूढ़ दल का यह तरक्की वह मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती है हास्यास्पद है, क्योंकि जिस सत्तारूढ़ दल ने मुस्लिम महिलाओं को टिकट तक नहीं दी, आज वह उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मान्यवर, तलाक कहना कोई अपराध नहीं, अतः बिना किसी को तलाक महिला को गुजारा भत्ता लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और मैजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए उसे वकीलों की जरूरत पड़ेगी। वकीलों और कोर्ट के चक्कर में मियां बीवी की जिंदगी नरक बन जाएगी। इसके अलावा जेल में रह रहा पति कैसे अध्यक्ष महोदय पत्नी को गुजारा भत्ता दे पाएगा? इसके बारे में यह कानून कुछ नहीं कहता। अतः इस बिल से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली है, क्योंकि पुरुष के जेल जाने के बाद महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। इस कानून के बनने के बाद पूरा परिवार
ध्वस्त हो जाएगा। अतः मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। श्री वीरपाल सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। 2017 में उत्तराखंड की शायरो बानिका की याचिका पर फैसला सुनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने इस रिवाज को असंवैधानिक बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। छोटी छोटी बातों पर 3 तलाक दिया जा रहा था। सरकार इसी वजह से 3 तलाक पर कानून लेकर आई है। इसे वोट बैंक की तराजू में न तोला जाए। यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का सवाल है। एक तरफ देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो वही दूसरी ओर देश 3 तलाक से पीड़ित बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः मैं पूरे सदन से अपील करता हूं कि वह इस कानून को पास करवाने में सरकार का सहयोग दे। कुमारी डेजी जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस्लाम में शादी एक सिविल अनुबंध है, लेकिन यह कानून उसी शादी को क्रिमिनल शक्ल दे रहा है। वारंट के बगैर पुलिस को जेल में डालने का हक दे रहा है। साथ ही 3 साल की सजा गुजारा भत्ता देने तथा बीवी बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी कह रहा है। यह सब कैसे संभव हो सकता है? सरकार का यह तर्क भी गले से नहीं उतरता है कि 19 मुस्लिम देशों में 3 तलाक गैर कानूनी है। इस्लामी देशों में तो गर्दन काटने का भी कानून है, तो क्या सरकार वो कानून भी लेकर आएगी? मान्यवर, हमारा मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज नहीं है और ना ही किसी मुस्लिम देश के कहने से चलता है। इस देश के मुसलमान दूसरे मुस्लिम देशों की नकल नहीं करते हैं और ना ही उनके जैसी सोच रखते हैं। इस देश के मुसलमानों को भी इस देश पर उतना ही गर्व है जितना दूसरे धर्मों के लोगों को। अध्यक्ष महोदया, यह एक अहम विधेयक है और इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। अतः मैं आग्रह करती हूँ कि इसे पास किए जाने से पहले संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाए। श्री नमन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 3 साल के लिए पति को जेल में भेजने से समझौते के सारे विकल्प बंद हो जाएंगे और ऐसे में उसके लिए गुजारा भत्ता देना कैसे मुमकिन होगा? घर में कमाने वाला वही पुरुष होगा और उसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। मुस्लिम परिवारों को तोड़ना इस बिल का असली मकसद है। वास्तव में इस बिल के जरिए सरकार मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस बिल के जरिए सरकार घर के चिराग से ही घर में आग लगवाना चाहती है। घर भी जल जाएगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। 3 तलाक को अपराध बना देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। अतः मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक कुरीति को खत्म करने के लिए पूरे सदन में चर्चा हो रही है। इस कुरीति का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस कुरीति को वे देश भी गैर इस्लामिक बताकर त्याग चुके हैं जो इस्लाम के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अगर इस्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? जब मुस्लिम देशों में 3 तलाक को अपराध माना गया है तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसका बने रहना हमारे जैसे कानून बनाने वालों पर सवालिया निशान लगाता है। इस देश ने पहले भी मिलकर कुरीतियों को खत्म किया है और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। वास्तव में विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, लेकिन मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगी कि क्या यह विरोध जायज है? क्या मुस्लिम महिलाएं यूं ही नरकिया जीवन जीती रहेंगी? बिल्कुल नहीं। यह कानून महिलाओं के न्याय, गरिमा और समानता पे जुड़ा हुआ है। तलाक के बाद महिलाएं जिस दर्द से गुजरती हैं उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह विधेयक ऐसी महिलाओं के जख्मों पर मरहम का काम करेगा। अतः मैं संपूर्ण विपक्ष से निवेदन करूंगी कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल को पास करवाने में सरकार का सहयोग करे। माननीय कानून मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन युवा संसद के इतिहास में एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि आज इस सदन में 3 तलाक बिल पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐसी सफलता हासिल होगी जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी। इस बिल को महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमायुक्त जीवन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस सुधारवादी कार्य में सरकार का सहयोग करें। आज से 3 दशक पहले एक अवसर आया था जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से पीड़ित साहबानों के पक्ष में फैसला देते हुए उसे 500 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया था और कहा था कि यह फैसला शरीयत के अनुसार है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों तथा वोट बैंक की राजनीति के दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने अदालत के आदेश के विपरीत फैसला लिया था और उसके बाद से यह मुद्दा वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। महिला अधिकारों के लिए आए दिन तख्तियां लहराने वाले लोग मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के इस कदम का आज विरोध कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि उनकी उदारता मानवीय मूल्यों के प्रति नहीं है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। 3 तलाक संबंधी कानून पर प्रश्न उठाने वाले भूल जाते हैं कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक पर पाबंदी लगा देने के बाद भी 250 से अधिक मामले सामने आए हैं। इससे यह साफ हो गया है कि बिना कानून लाए इस कुरीति से मुस्लिम बहनों की रक्षा नहीं हो सकती। 3 तलाक को लेकर जिन महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी वे किसी दल से प्रेरित नहीं थी बल्कि आम महिलाएं थी। इस कुप्रथा से त्रस्त महिलाओं ने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत भी मिली। हमारी सरकार ने इन महिलाओं के संघर्ष में साथ देते हुए 3 तलाक पर कानून लाकर इनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। मान्यवर संसद का यह काम होता है कि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों व नियमों का निर्माण करे। इस मामले में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 तलाक संबंधी कानून में दंडात्मक प्रावधान को लेकर भी सवाल उठाना ठीक नहीं है। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी सिविल मामले में कानून बनाकर उसमें दंड का प्रावधान किया गया हो। अन्य सिविल मामलों में भी दंड का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर दहेज लेने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। शादीशुदा रहते हुए दोबारा शादी करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये सभी कानून हिंदू समाज के लिए सरकारों द्वारा ही बनाए गए हैं। तब किसी को जेल जाने की चिंता क्यों नहीं हुई? आज जब सरकार एक कुरीति को खत्म करने के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान कर रही है तो इतना हल्ला मचाया जा रहा है। इसलिए 3 तलाक संबंधी कानून में सजा का प्रावधान होना कोई गलत बात नहीं है। महिला अधिकारों और जीवन जीने की गरिमा का हनन करने वाले व्यक्तियों में दंड का व्यय होना ही चाहिए। इसलिए दंड को लेकर हल्ला मचाना सरासर गलत है। इस कानून के पास होने के बाद समाज में जो बदलाव आएगा उसे हमें समझना, स्वीकारना और संभालना होगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य द्वारा इस बिल के बारे में जो मुद्दे उठाए गए हैं मैंने उनका जवाब दे दिया है। अतः मैं सदन में इस विधेयक को पास करने का निवेदन करता हूँ। प्रश्न यह है कि 3 तलाक विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि खंड 2 से 9 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ का बहुमत है। हाँ का बहुमत है। हाँ का बहुमत है। अब प्रश्न यह है कि
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का शीर्षक बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, इसलिए विधेयक को पारित किया जाता है। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।